हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ आर्ट। वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ आर्ट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ दिसंबर 2010 में जो भी यूजीसी नेट के पेपर हुए थे उन सभी को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। और जहाँ तक आप देखते हैं कि विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनटीए कहाँ से प्रश्न पूछता है और उसकी वर्ड मीनिंग क्या है, वो शब्दों में कैसे आपको उलझाएगा, ये आप तभी जान सकते हैं जब आप उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम को देने जाने से पहले आप उसके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़कर और देखकर जाइए, तभी आप उसकी भाषाओं को समझ सकेंगे। और एनटीए तो आपको ऐसे ऐसे शब्दों में फंसा देता है कि आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप पढ़े रहते हैं भले, लेकिन वो ऐसे भाषाओं का प्रयोग, ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करता है कि आप लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है और एक क्वेश्चन से आप लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, एक क्वेश्चन से लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको समझने के लिए, जानने के लिए उसकी लैंग्वेज को, विगत वर्षों में जो भी प्रश्न हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ये दिसंबर 2010 का सॉल्व पेपर है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा है हमारा पहला क्वेश्चन है 1 मिनट। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है। पहला है अमिता शेरगिल, दूसरा है गोगी सरोज पाल, तीसरा है अपर्णा कौर, चौथा है माधवी पारेख। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आप बताएंगे भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित था। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? अमिता शेरगिल। अमिता शेरगिल का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये कहाँ की थी? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में। कहाँ पे? बुडापेस्ट हंगरी में। और कब हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में कब हुआ था? 1913 में। कब हुआ था दोस्तों? 1913 ईस्वी में। और इनकी माता जो थी वो एक हंगेरियन थी। इनकी माता जो थी वो एक हंगेरियन थी और इनके पिता जो थे वो भारतीय थे। और इनका विवाह जो हुआ था इनके कजिन से हुआ था। इन्होंने क्या किया था? अपना विवाह अपने कजिन से किया था और ये सिर्फ मात्र 28 वर्ष तक ही जीवित रहे। इनका जीवन काल जो था वो सिर्फ मात्र 28 वर्षों तक ही था। और इसी 28 वर्षों में इन्होंने ऐसे चित्रकारी की, ऐसे कलाकृतियों को निर्माण किया जो आज तक हमारे हृदय को भावान्वित करते हैं या हमारे हृदय को आनंदित करते हैं या प्रभावित करते हैं, जिन्हें देखकर लगता नहीं है कि इतने कम समय में इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया होगा। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1941 को, 5 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 5 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन 28 वर्ष में ही अनेकों चित्रों का निर्माण किया था, अनेकों चित्र बनाए थे। इनका प्रिय माध्यम जो था वो तैल था। इनका विशेष कथन था, इनका प्रिय कथन था कि अगर भारत में गरीब ना होते तो शायद मेरे चित्रण का विषय ही ना होता। अमिता शेरगिल का एक कथन था कि शायद भारत में गरीब ना होते तो हमारे चित्रण का विषय ही ना होता। और इनका मुख्य विषय जो था वो विषाद था, दुख था। क्या था? विषाद था, क्योंकि इन्होंने भारत में गरीबी को चित्रण किया है, निर्धन लोगों को चित्रण किया है, ग्राम जीवन का चित्रण किया है, ग्राम लोगों से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन सभी को अपने चित्रों में उतारा है। जैसे इनका केले बेचते हुए, या फिर ब्रह्मचारी है, गणेश पूजा है, हाट बाजार है, ग्राम्य दृश्य है, द स्टोरी टेलर है, हल्दी पीसती औरतें हैं, हाथी का स्नान है। बहुत सारी कलाकृतियां हैं। और इस बार यूजीसी नेट ने जो दिसंबर में
पेपर हुआ, सॉरी जो जून में पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था, इनका एक चित्र दे दिया गया था, 3 औरतें, जो पूछा भी गया था ये किसका चित्र है। तो आप विशेषकर इन चित्रों को देख कर जाएंगे, पेपर देते समय सारे चित्र जो इमेजेस हैं उनको आप देख कर जाएंगे, उनका माध्यम क्या है, कब बनाए गए हैं, कहाँ पे संग्रहित हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र का चित्रकार कौन है। पहला ऑप्शन है माइकलएंजेलो है, दूसरा है लियोनार्डो दा विंची है, तीसरा है राफेल है, चौथा है टिशियन है, यानी टिशिया को टिशियन भी कहा जाता है। तो स्कूल ऑफ एथेंस के कलाकार कौन है बताएंगे दोस्तों आप लोग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। कौन होगा, सी ऑप्शन, राफेल हैं। और राफेल किस वाद के कलाकार हैं भाई, सॉरी किस वाद के कलाकार हैं राफेल, हाई रिनेंसा के। किस वाद के हैं दोस्तों, हाई रिनेंसा के। और हाई रिनेंसा में कितने चित्रकार थे, तो पहले थे विंची थे, दूसरे माइकलएंजेलो थे, तीसरे राफेल थे। विंची का जन्म कब हुआ था, 1512 ईस्वी में, और माइकलएंजेलो का 1475 में। राफेल का कब हुआ था, 1483 ईस्वी में। राफेल क्या थे, एक इटालियन चित्रकार थे। क्या थे, इटालियन चित्रकार थे। राफेल जो थे वो एक इटालियन चित्रकार थे। वहीं पे आप दोस्तों बताएंगे कि रेम्ब्रा क्या थे। रेम्ब्रा और राफेल मैच करता है ना, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेम्ब्रा जो थे आपके वो डच कलाकार थे। कौन से कलाकार थे, डच कलाकार थे। और वहीं पे अगर राफेल पूछता है तो क्या होगा, अगर राफेल पूछ लेता है दोस्तों तो क्या होगा, इटालियन चित्रकार होगा। क्या होगा, इटालियन चित्रकार होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा है आपका सही, ऑप्शन नंबर सी। और रेम्ब्रा ने यानी राफेल ने बहुत सारे चित्रों का निर्माण किया है, जैसे ट्रांसफिग्रेशन है, द सिस्टाइन मैडोना है, द मैरिज ऑफ वर्जिन है। इनकी द मैरिज ऑफ वर्जिन कब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1504 ईस्वी में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी इमेज को भी आप लोग देख कर जाइएगा पेपर में, मैरिज ऑफ वर्जिन। जहाँ तक मैं कराने का प्रयास करूँगी कि इमेज को भी आप लोगों को करवा दूँ, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर हमारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा पोस्टर 1 मिनट, सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर प्रारंभ किया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है न्यूटन सूजा हैं, दूसरा है सतीश गुजराल हैं, तीसरा है बेंद्रे हैं, चौथा है हुसैन है। तो मित्रों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे इसमें। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। कौन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। इसमें बताएंगे आप लोग कुछ, इनका पूरा नाम क्या था, एफ हुसैन। देखिए जितने भी चित्रकार हैं आप लोग उनका पूरा नेम यानी फुल नेम भी याद कर जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनका पूरा नाम क्या था, मकबूल फ़िदा हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन। और इनका जन्म कब हुआ था, दोस्तों। तो इनका जन्म हुआ था 1915 में। कब हुआ था, 1915 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था मित्रों, तो इनका जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, ये महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। तो सबसे आप नज़दीकी देखेंगे, अगर एग्ज़ामिनर पूछता है कि सोलापुर दिया रहेगा यानी महाराष्ट्र दिया रहेगा तो महाराष्ट्र होगा। अगर ज़िले में पूछता है सोलापुर दिया रहेगा तो सोलापुर रहेगा। अगर उसके अंदर और नज़दीकी पूछ लेता है पंढरपुर, तब क्या होगा आपका, पंढरपुर ही सही करेक्ट होगा। क्योंकि सबसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें देखा जाता है कि सबसे नज़दीकी कौन सा आंसर होगा। तो आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नहीं तो
अगर आप महाराष्ट्र, पंढरपुर या सोलापुर तीनों दे दिया गया तो आप लोग महाराष्ट्र लगा कर आएंगे, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। चौथा क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के चित्र पर आधारित हैं, अर्थात किस पे आधारित हैं। पहला है आपका अधघनवादी शैली है, दूसरा है लोकवादी शैली है, लोक शैली है, तीसरा है यथार्थवादी शैली है, चौथा है प्रभाववादी शैली। सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। इसमें तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा, सी ऑप्शन, यथार्थवादी शैली। राजा रविवर्मा जो थे उनकी चित्रकला जो थी वो यथार्थवादी शैली पे आधारित थी, यानी 19वीं सदी में जो कला प्रारंभ हुई वो राजा रविवर्मा की कला से, अर्थात कंपनी शैली प्रारंभ हुई। और इनके चित्र जो थे वो किस पे आधारित थे, यथार्थवादी शैली पे आधारित थे। राजा रविवर्मा का जन्म कब हुआ था, 1848 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, केरल किलीमन्नूर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, केरल किलीमन्नूर में हुआ था। और यानी केरल के अंतर्गत किलीमन्नूर नामक एक गांव था। इसमें भी आप नज़दीकी आंसर ही लगाएंगे। केरल और किलीमन्नूर अगर दोनों आ गया तो आप लोग किलीमन्नूर को ही टिक करेंगे, ना कि केरल को करेंगे। उसके बाद देखिए यहीं पे इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1906 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को हुई थी। तो आप लोग इसमें इसको ध्यान रखिएगा। और ये क्या हैं, भारत में प्रथम लिथोग्राफी स्थापित करने वाले कलाकार हैं या चित्रकार हैं, जिन्होंने 1894 ईस्वी में घाटकोपर में अपनी लिथोग्राफी प्रेस स्थापित की थी। तो जहाँ कहाँ से मंगवाई गई थी, जर्मनी से आयात की गई थी। कहाँ से मंगवाई गई थी, जर्मनी से। और इनका क्वेश्चन इस बार यूजीसी नेट में फिर पूछा गया था, जो जून में पेपर हुआ था उसमें इनका एक क्वेश्चन पूछा गया था, हंस और दमयंती का चित्र दे दिया गया था। और उससे संबंधित जितने भी 4-5 क्वेश्चन थे, किसका है, किस काल का है, किस शैली में है, ये कहाँ संग्रहित है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग इनको भी अच्छे से इस बार पढ़ के जाइएगा। और इन्होंने बहुत सारी कृतियों का या चित्रों का निर्माण किया, जैसे राम द्वारा समुद्र का मानभंग दिया गया है, रावण और जटायु है, मत्स्यगंधी है, सीता हरण है, भीष्म प्रतिज्ञा, सिंगार, मेनका, हंस और महिला, गंगा और शांतनु, पक्षी दूत, भिक्षुड़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे चित्र जो हैं राजा रविवर्मा द्वारा ही बनाए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 5वां क्वेश्चन, मथुरा यानी कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है। पहला ऑप्शन है शुंग, दूसरा है कुषाण, तीसरा है गुप्त, चौथा है प्रतिहार। तो कटरा मथुरा से जो प्राप्त हुई है बुद्ध की मूर्ति वो किस काल की है, वो कुषाण काल की है। किस काल की है दोस्तों, कुषाण काल की है। और कुषाण काल में तो मूर्तियाँ का निर्माण करने के लिए 2 शैलियों का वो हुआ था, प्रयोग हुआ था। कौन कौन सी थी, एक गांधार शैली थी और एक मथुरा शैली थी। तो मथुरा शैली में जिन पत्थरों का निर्माण हुआ था उन्हें क्या कहते हैं, लाल चित्तीदार पत्थर। किस तरह के पत्थरों का निर्माण से मूर्तियों का निर्माण हुआ था, लाल चित्तीदार पत्थरों से मूर्तियों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। वहीं पे इन्हें क्या कहते हैं, रेड स्पोंचरेंड पत्थर कहते हैं। और गांधार में जिन पत्थरों का निर्माण हुआ था, यानी गांधार शैली में मूर्तियों का निर्माण करने के लिए जिस पत्थर का प्रयोग हुआ था उसे ग्रेसिस्ट यानी ग्रेचिस्ट भी कह सकते हैं। किस पत्थरों का निर्माण हुआ था, किस पत्थरों से मूर्तियों का निर्माण हुआ था, इसे ग्रेचिस्ट या ग्रेसिस्ट भी कह सकते हैं आप लोग। तो मथुरा शैली में यानी कटरा से जो भी बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा थी वो किस काल की है, तो वो कुषाण काल की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि कंकाली टीला से प्राप्त बुद्ध की जो मूर्ति थी वो किस काल की थी। चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता का रचयिता कौन है। पहला है बालभट्ट हैं, दूसरा है कल्हड़ है, तीसरा है कालिदास है, चौथा है बराहमीर है। तो बृहद संहिता के रचयिता कौन है, बताएंगे दोस्तों आप लोग, कौन है बृहद संहिता के रचयिता। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन कौन सा है, बराहमीर। कौन से हैं, बराहमीर सही होगा। उसके बाद कल्हड़ की क्या है, कल्हड़ का कोई बताएगा, कल्हड़ का ग्रंथ कौन सा है, या बाणभट्ट का ग्रंथ कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में इसे छापेंगे। उसके बाद में देखिए बराहमीर जो थे, बराहमीर का जन्म कब हुआ था, 499 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 499 ईस्वी में हुआ था। उज्जैन के निकट एक कपिथा नामक गांव था, जो एक ब्राह्मण परिवार था, उसी में इनका जन्म हुआ था। और इन बराहमीर ने अपने ही सिद्धांत, यानी इनका एक सिद्धांत भी था जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका। क्या था, पंच सिद्धांतिका। क्या नाम था दोस्तों, पंच सिद्धांतिका नाम था इनके। उसका नाम, ग्रंथ का क्या नाम था, पंच सिद्धांतिका था, जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि अमरनाश जो होता है, अमनांश का मान जो होता है वो 50.32 सेकंड के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं, तो कौन सा है, बृहद संहिता का रचयिता कौन है, बराहमीर है। बृहद संहिता के रचयिता कौन है, बराहमीर है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। इसमें पहला ऑप्शन है आनंदवर्धन है, दूसरा है भरत मुनि है, तीसरा है बराहमीर है, चौथा है क्या, विष्णुगुप्त है। चौथा क्या है, विष्णुगुप्त हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, तो इसमें प्रतिपादक कौन है आपके, आनंदवर्धन होंगे। कौन होंगे, आनंदवर्धन होंगे। भरत मुनि ने क्या किया था, नाट्यशास्त्र की रचना की थी, जिसमें 8 रसों का उल्लेख बताया था। बराहमीर ने क्या किया था, अभी आपने अगला क्वेश्चन देखा, बृहद संहिता के रचयिता थे। विष्णुगुप्त अर्थात जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र के ग्रंथ लिखा था। तो इसी तरह हमारा ये 7वां क्वेश्चन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाड खान मंदिर कहाँ अवस्थित है। लाड खान मंदिर जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। पहला ऑप्शन है आपका बदामी है, दूसरा है आईहोल है, तीसरा है भूमरा है, चौथा सांची है। तो कहाँ पे अवस्थित है लाड खान मंदिर, ये कैसा मंदिर है दोस्तों, लाड खान मंदिर जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, वो आपके आईहोल में अवस्थित है। आईहोल एक 70 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का, 70 मंदिरों का समूह है, जिसे किसने बनवाया, जो किस शासक काल में बना था, चालुक्य काल में बना था। और इसे पुलकेशिन यानी चालुकेशिन प्रथम जो थे वो उसने इसका निर्माण करवाया था। और इसमें क्या हुआ था, या आईहोल मंदिर जो है सबसे, यानी आईहोल मंदिर जो लाड खान मंदिर जो है वो आईहोल मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है। अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है। पहला है बोलोन्या है, दूसरा है बर्नीनी है, तीसरा है दोनातेल्लो है, चौथा है सेलिनी है। तो मित्रों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएंगे आप लोग, इसमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपोलो एंड डेफनी किसका है, बर्नीनी का है। किसका है, बर्नीनी का है। और बर्नीनी का जन्म कब हुआ था, 1598 में हुआ था। 1598 से 1680 ईस्वी में। ये क्या थे, ये भी एक इटालियन मूर्तिकार और वास्तुशिल्पी थे। क्या थे, इटालियन मूर्तिकार और वास्तुशिल्पी थे। इन्होंने भी अन्य कृतियों के निर्माण किया है या अन्य मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया है, जिसमें है आपका एक इक्टेसी ऑफ सेंट टेरेसा है, चेयर ऑफ सेंट पीटर्स है, उसके बाद बस्ट ऑफ लुइस है। तो ये सारी कलाकृतियाँ या मूर्ति शिल्प जो हैं वो किसके बनाए हुए हैं, वो बर्नीनी के ही बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत भवन भोपाल का संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन जे स्वामीनाथन है, फिर अशोक वाजपेयी हैं, मंजीत बाबा हैं और न्यूटन सूजा हैं। तो भारत भवन भोपाल जो है का संस्थापक कौन है, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका, कौन सा होगा बताएंगे दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही करेंगे इसमें आप लोग, अशोक वाजपेयी। कौन सा करेंगे,
अशोक वाजपेयी। वहीं पे भारत भवन भोपाल में स्थित है। तो आप लोग बताएंगे भारत कला भवन कहाँ पे है। भारत कला भवन जो है वो वाराणसी में है। कहाँ पे है आपका, वाराणसी में है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, राय कृष्णदास का है। किसका है, राय कृष्णदास का है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 11वां क्वेश्चन, डेविड का मूर्तिकार कौन है। पहला ऑप्शन है आपका दोनातेल्लो हैं, दूसरा है लोरेंजो गिबर्ती हैं, तीसरा है सेलिनी है, चौथा है बोलोना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। डेविड के मूर्तिकार कौन है, दोनातेल्लो हैं। कौन है, दोनातेल्लो हैं। देखिए डेविड की मूर्ति 3 लोगों ने बनाई है, बर्नीनी ने भी बनाई है, माइकलएंजेलो ने भी बनाई है और दोनातेल्लो ने भी बनाई है। दोनातेल्लो का जन्म कब हुआ था, 1386 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1386 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, फ्लोरेंस इटली में हुआ था। फ्लोरेंस इटली में हुआ था। ये फ्लोरेंस इटली के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। क्या थे, फ्लोरेंस इटली के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। और इन्होंने भी अनेक मूर्तियों का निर्माण किया है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, सिरे पर द्यू किस माध्यम में मूर्ति ढालने की तकनीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सीमेंट है, दूसरा ऑप्शन है धातु है, तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, चौथा है फाइबर ग्लास है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग, सेकेंड ऑप्शन। कौन सा, सेकेंड ऑप्शन। ये इसमें सही होगा। धातु ढालने की, सिरे पर द्यू जो है वो धातु मूर्तियों को ढालने की एक तकनीकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लूसा डेला रोबिया एक हैं। क्या है लूसा डेला रोबिया, सिनेमेटोग्राफर हैं या मूर्तिकार हैं या संगीतकार हैं या नर्तक हैं, क्या है बताइए आप लोग। तो लूसा डेला रोबिया जो हैं वो एक मूर्तिकार हैं। क्या है, मूर्तिकार हैं। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, फ्लोरेंस इटली की एक मूर्तिकार थी। ये भी कहाँ की थी, फ्लोरेंस इटली की एक मूर्तिकार थी, जिनका जन्म कब हुआ था, 1399 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1399 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा अगला क्वेश्चन। ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। ज्योत्सना भट्ट जो थी वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन है आपका सिरेमिक के लिए, दूसरा है चित्रकला के लिए, तीसरा है ग्राफिक के लिए, चौथा क्या है, वास्तुकला के लिए। तो ज्योत्सना भट्ट जो एक सिरेमिक कलाकार हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, सिरेमिक के लिए। किसके लिए, सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मांडवी गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था। उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या किया था, फाइन आर्ट में डिप्लोमा जो प्राप्त किया था वो कहाँ से प्राप्त किया था, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से, यानी एमएस विश्वविद्यालय जो था बड़ौदा में, वहाँ से इन्होंने चित्रकला में फाइन आर्ट डिप्लोमा प्राप्त किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, राघव कनेरिया किसके शिष्य थे। राघव कनेरिया किसके शिष्य थे, पहला है शंको चौधरी है, दूसरा है राम किंकर बैज है, तीसरा है चिंतामणिकर है, चौथा है प्रदोष दास गुप्ता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, राघव कनेरिया किसके शिष्य थे, तो ये किसके शिष्य थे, शंको चौधरी के। किसके शिष्य थे, शंको चौधरी के। यहीं पे देखिए शंको चौधरी, पहले आपका आएंगे राम किंकर बैज हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, राम किंकर बैज हैं, उसके बाद शंको चौधरी हैं, उसके बाद कौन है आपके, राघव कन्हेरिया हैं। कौन है, राघव कन्हेरिया हैं। फिर कौन है, ध्रुव मिस्त्री हैं। कौन है, ध्रुव मिस्त्री हैं। देखिए राम किंकर बैज किसके गुरु थे, वो शंको चौधरी के गुरु थे। उसके बाद शंको चौधरी के शिष्य कौन है, राघव कनेरिया हैं। राघव कनेरिया के शिष्य कौन है, ध्रुव मिस्त्री हैं। तो ये सीरियल आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि ये यूजीसी नेट जो आता है, एनटीए जो पूछता है ऐसे ही सवालों को पूछता है, क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पाश्चात्य से पूछेगा। उसमें 60 क्या 70% मुझे लगता है कि आप लोग
लोग अगर आधुनिक समकालीन नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप लोगों का काम चल जाएगा, क्योंकि इतना नॉलेज अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आधुनिक और समकालीन का आपको होगा ही कि 2 4 5 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन वो आप लोग नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन पाश्चात्य आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ के चाहिएगा, उसका एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तब आपका नेट अच्छे से क्रैक हो सकता है। उसे क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और आप समकालीन आधुनिक चाहे जितना पढ़ के जाएंगे और अगर आप पाश्चात्य नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन भी उसमें नहीं आएगा। दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था बलबीर सिंह कट्ट के गुरु कौन थे। बलबीर सिंह कट्ट के गुरु कौन थे, तो उसमें सही ऑप्शन था रामकिंकर बैस थे। तो ये आप लोग सीरियल यानी शिष्य कौन है, उनके गुरु कौन हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग केयरफुली देखकर जाइएगा, केयरफुली तरीके से देखकर जाइएगा। जैसे रामकिंकर बैस के शिष्य शंखो चौधरी, शंखो के राघव, राघव के ध्रुव मिस्त्री हैं। तो ये सीरियल अगर आप लोगों को याद रहेगा तो वहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 16वां नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 16वां नंबर। इसमें देखते हैं टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया था। टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका, कौन सा पहला ऑप्शन आपका बताइए। पहला है जॉन सेनेफिल्डर है, पहला ऑप्शन कौन सा है, जॉन सेनेफिल्डर है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही है, निपे है। फिर उसके बाद कौन सा है, जॉन जिमर मान है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग बताइए। यानी कि टाइपोग्राफी आविष्कार का पिता किसे माना जाता है, टाइपोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है। तो ये होंगे आपके जॉन गुटेनबर्ग। सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद में फिर देखते हैं टाइपोग्राफी का आविष्कार किसे माना जाता है, जॉन गुटेनबर्ग को माना जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर है लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होते हैं। लेटर प्रेस में जो टाइप होते हैं वो किस धातु से निर्मित होते हैं। तो वो निर्मित होते हैं, पहला ऑप्शन है लेड, दूसरा है जिंक, तीसरा है तांबा, चौथा है रबर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो इसमें पहला ऑप्शन लेड सही होगा। लेड को ही हम क्या कहते हैं, सीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीसा कहते हैं। और लेटर प्रिंटिंग प्रेस जो था उसके गुटेनबर्ग ने जो खोज की थी वो किस सन में की थी, 1440 या 1450 में, 1440 या 1450 में इसकी खोज की थी। और यहीं पे लेड को क्या कहते हैं, लेड को सीसा कहते हैं। कौन सी धातु है, सीसा धातु। तो लेटर प्रिंटिंग प्रेस में टाइप किस धातु से निर्मित होते हैं, तो वो लेड से निर्मित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इसमें कौन सा है, पहला है फ्रांस है, दूसरा है इंग्लैंड है, तीसरा है जर्मनी है, चौथा है आपका स्वीडन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, जर्मनी से होगा। इसमें 4 रंगों का जो आविष्कार हुआ था यानी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो हुआ था वो प्रिंटिंग प्रेस की प्रभावशीलता को मतलब यानी उसकी लागत को कम करने के लिए किया गया था। और इसका आविष्कार किस देश में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या है, CMYK, सियान मजेंडा येलो काला, यानी और की क्या, काला क्या है हमारा, की कलर है। काला को क्या कहते हैं, की कलर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है दोस्तों। तो इसमें पहला ऑप्शन है 6 पॉइंट, दूसरा है 12 पॉइंट, तीसरा है 72 पॉइंट, चौथा है 96 पॉइंट। तो सबसे बड़ा पॉइंट साइज जो होता है वो कौन सा होता है आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, 72 पॉइंट होता है। यानी कि सबसे बड़ी टाइपोग्राफी की सबसे बड़ी जो साइज होती है वो उसका नाम होता है पीका। कि क्या होता है, पीका होता है। 72, और एक पीका में कितने पॉइंट होते हैं, 72 पॉइंट होते हैं। उसके बाद में फिर देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है आपका पाब्लो पिकासो हैं, दूसरा है अल्काजी हैं, तीसरा है तुलूज लावे हैं, चौथा है डेगा हैं। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका मित्रों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिथोग्राफी पोस्टर के लिए कौन से फेमस हैं? तुलूज लौत्रेक। कौन से फेमस हैं? तुलूज लौत्रेक सही होगा इसमें। लिथोग्राफी पोस्टर के लिए तुलूज लौत्रेक। जितने भी पोस्टर हैं इन सारे पोस्टरों को आप अच्छे से देख कर जाइएगा। पिछली बार दिसंबर में भी जॉन एवरिल पूछ लिया गया था। जॉन एवरिल पोस्टर किसका है? कौन सा माध्यम है? क्या इसमें प्रदर्शित किया गया है? कहाँ पे संग्रहित है? किस सन में संग्रहित है? ये सारी चीज़ें भी उससे रिलेटेड एक इमेज दे देता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को भी वो पूछता रहता है। तो जितने भी पोस्टर हैं किसने उसे चित्रित किया है, ये सारे उनका माध्यम क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग देखकर जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 21वां नंबर क्वेश्चन। उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन है आपका इसमें पिकासो हैं, दूसरा है मोदिग्लियानी है, चौथा है मैक्स एंसर्ड हैं, फिर चौथा है फ्रांस हाल्स हैं। तो इसमें क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी नारियों की आकृति में जो वो आकृति बनाता था तो उसकी गर्दन जो बनाता था वो लंबी कर देता था। तो वो कौन से ऐसे चित्रकार हैं? मोदिग्लियानी हैं। कौन से चित्रकार हैं? मोदिग्लियानी हैं, जिन्होंने सदैव नारियों को क्या किया है? लंबी गर्दन में चित्रांकित किया है। उसके बाद फ्रांस हाल्स जो हैं ये भी एक व्यक्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। फ्रांस हाल्स जो हैं वो एक व्यक्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां नंबर। रीतवाद निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया है? रीतवाद जो है वो निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच में अस्तित्व में आया है? तो किन के बीच में अस्तित्व में आया है दोस्तों? क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन है गोथिक और रेनेसां है, दूसरा है रेनेसां और बरोक है, तीसरा है बरोक और रोकोको है, चौथा है नवशास्त्रीयवाद और रोमांसवाद है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी। रेनेसां और बरोक नामक जो दो कला युग थे उनके बीच में क्या आया है? रीतवाद आया है। रीतवाद को ही मैनरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनरिज्म कहते हैं। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विलियम ब्लेक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? अर्थात विलियम ब्लेक जो थे वो किस कलावाद से संबंधित थे? किस कलावाद के चित्रकार थे? पहला है रोमांसवाद है, दूसरा है प्रभाववाद है, तीसरा है अत्यथार्थवाद है, चौथा है भविष्यवाद है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला। किस वाद से थे ये? रोमांसवाद से। किस वाद से थे? रोमांसवाद से। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद के नाम से भी जानते हैं। किस वाद से? स्वच्छंदतावाद के नाम से भी जानते हैं। विलियम ब्लेक एक क्या थे? ब्रिटिश कवि थे, चित्रकार और प्रिंट मेकर भी थे। ये 19वीं सदी में जो रोमांसवाद कला आंदोलन था उसका ये प्रतिनिधित्व करते थे, अर्थात उसके ये चित्रकार थे। भविष्यवाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? भविष्यवाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। वहीं पे प्रभाववाद है। प्रभाववाद के जनक कौन है आपके? क्लॉद मोने हैं। प्रभाववाद के जनक कौन है? क्लॉद मोने हैं। इनका प्रसिद्ध प्रणेता चित्र कौन सा है प्रभाववाद का? कौन सा है? सूर्योदय का प्रभाव है। कौन सा है? सूर्योदय का प्रभाव है। वहीं पे अत्यथार्थवाद है। अत्यथार्थवाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 24वां। प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ है? पहला ऑप्शन है बिष्णुपुर है, दूसरा है नालंदा है, तीसरा है भीतरगांव है, चौथा है बोध गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिष्णुपुर। कहाँ पे है? बिष्णुपुर में। टेराकोटा ये जो बिष्णुपुर है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में बिष्णुपुर जो है वो टेराकोटा मंदिरों के लिए विख्यात है।
कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के विष्णुपुर जो है वो टेराकोटा मंदिरों के लिए विख्यात है। वहीं पे ये भीतरगांव का मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में है। भीतरगांव का मंदिर जो है वो कानपुर में है, जो कि प्रथम ऐसा मंदिर है जो ईंटों से निर्मित किया गया था। प्रथम ऐसा मंदिर है जो ईंटों से निर्मित किया गया था। और बोध गया कहाँ पे है? बोध गया बिहार में है। और यहाँ पे क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को पहली बार ज्ञान की प्राप्त हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा कहाँ पे है? ये बिहार में है। और ये इसकी स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। उसके बाद चलिए देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ये शामिल किया गया 2016 में। कब शामिल किया गया? 2016 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नई फिल्म अवतार का निर्देशक है। नई फिल्म अवतार का निर्देशक है। पहला है जेम्स कैमरून है, दूसरा स्टीफन स्पिलबर्ग है, तीसरा है मीरा नायर है, चौथा है करण जौहर है। तो इसमें कौन सा होगा? ये फिल्म 2009 में प्रदर्शित हुई थी। यानी अभी का ये करंट में तो नहीं है, आपसे करंट में पूछेगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वो करंट में पूछेगा। तो ये 2010 का पेपर है, तो ये 2009 उसके लिए करंट ही था, तो इसने इस क्वेश्चन को वहाँ से पुट अप कर लिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा? जेम्स कैमरून होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। जेमिनी राय चित्रकला की लोक कला शैली से प्रेरित थे। फिर कारण क्या है इसका? जेमिनी राय, यानी जेमिनी राय जो थे, जेमिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है ए सही है तथा आर गलत है, दूसरा है ए सही है तथा आर भी सही है, तीसरा है ए गलत है तथा आर सही है, चौथा है ए गलत है तथा आर भी गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होंगे? इसका कथन जो है, जेमिनी राय एक चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे। ये कहाँ की लोक कला से? बंगाल की लोक कला पटुआ चित्रकला से प्रभावित थे। लोक कला शैली से प्रभावित चित्रकार थे। तो कारण, कथन जो होगा वो आपका क्या होगा? सही होगा। कथन जो होगा सही होगा। लेकिन जो कारण कह रहा है जेमिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार थे, तो कारण क्या है आपका? गलत है। तो इसमें कौन सा, कहाँ सा ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। उसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है अजंता की चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्वों का अंकन है। फिर कारण क्या कह रहा है? क्योंकि इन्हें बौद्ध चित्रकारों ने चित्रित किया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं, दूसरा है ए तथा आर दोनों गलत हैं, तीसरा है ए सही तथा आर गलत है, चौथा है ए गलत है और आर सही है। तो इसमें कौन सा कथन क्या है? अजंता की चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्वों का अंकन है। तो ये चीज़ क्या है? बिल्कुल राइट है। क्या है ये? राइट है। इसमें क्या कहा गया है? अजंता में जो बुद्ध और बोधिसत्वों का अंकन हुआ है, यानी कि अजंता में जातक कथाओं की, बुद्ध की जातक कथाओं का वर्णन हुआ है। उसमें बुद्ध की जातक कथाओं का वर्णन हुआ है। ये कथन बिल्कुल राइट है। लेकिन इसका कारण जो है, इसका कारण क्या दिया गया है? क्योंकि इन्हें बौद्ध चित्रकारों ने चित्रित किया है। ये कारण क्या होगा आपका? गलत होगा। कारण क्या होगा? गलत होगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। ए सही है, परंतु आर क्या है आपका? गलत है। तो ये क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे? क्योंकि अजंता गुफा जो थी वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित थी। अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित थी और अजंता में बौद्ध की जातक कथाओं को ही उकेरा गया था। बौद्ध की जातक कथाओं को ही उकेरा गया था। उसमें देखिए उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है आपका? 28वां क्वेश्चन। चलिए 27 क्वेश्चन का सेशन ये जो था, यानी 28वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन कौन सा है? कथन है आपका मृणालिनी मुखर्जी की कृतियां तरलता के विलक्षण गुण से पूरित हैं। ये कथन है आपका। कारण क्या है? कारण क्या है दोस्तों?
चूँकि आकृतियाँ उच्च लयात्मकता स्वरूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं तथा एक दूसरे से उभर कर आ जाती हैं, तो इसमें कथन और कारण यानी कथन भी क्या होगा, पहला ऑप्शन है ए गलत है तथा आर सही है, दूसरा है ए गलत है तथा आर भी गलत है, तीसरा है ए सही है तथा आर गलत है, चौथा है ए तथा आर दोनों गलत सही हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मृणालिनी मुखर्जी जो थी वो तरलता के विलक्षण गुण से पूरी थी, तो ये कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन नंबर यानी आपका कथन जो है वो भी सही है। उसके बाद फिर इसका कारण जो है वो भी सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका दोनों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोनों ए और आर दोनों सही हैं। इस बार जून में जो पेपर हुआ था उसमें भी मृणालिनी मुखर्जी की आकृति दे दी गई थी। इनका प्रिय माध्यम क्या था, सुतली और डोरी था, यानी ये जूट की रस्सियों से निर्माण करती थी मूर्तियों का, तो उसमें भी इनका माध्यम एक मूर्ति दे दी गई थी, उसमें पूछा गया था ये किसका माध्यम है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से देखे रहेंगे, यानी केयरफुल तरीके से उसे देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, लमसम 2 महीने का टाइम है, जिससे कि आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हमारा ये सेशन आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई भी कमेंट हो तो आप लोग अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और आपको अच्छा बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का वो करेंगे कि हाँ हम अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव करके आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकें, जो कि आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हों। तो अगर मेरा ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।